हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टेथ होल्डर्स। तो आज हम लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आरबीसी की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आरबीसी के साथ में क्या क्या जुल्म होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सारा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, उससे पहले के 2 लेक्चर में हमने आरबीसी का इंट्रोडक्शन और सारा देखा था और हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लेक्चर, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन। सॉरी, 1 सेकेंड। इंट्रोडक्शन में देखिए, जो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो ऐसे हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट में देखें कि अप्रॉक्स या एवरेज कहें तो कितनी होती है, 120 डेज़। कितनी होती है, 120 डेज़। देखिए, अब हमारी भी उम्र होती है 100 ईयर्स। कहते हैं कि आदमी इंसान 100 साल जीता है। पर बहुत से केसेस होते हैं जब क्या होता है, कोई एक्सीडेंट से जाता है, किसी को करंट आके कोई भी जाता, मतलब बहुत कोई ट्रॉमा से, कैसे भी हार्ट अटैक से, वैसे कैसे भी चला जाता है। तो आरबीसी के केस में भी ऐसे ही है। गॉड ने तो उसको 120 डेज़ दिए हैं, पर क्या होता है कि किसी कंडीशन से कभी कोई मलेरिया हो गया जैसे, तो वहाँ पे बहुत सॉलिड हीमोलाइसिस होता है, तो उस कंडीशन में भी आरबीसी की डेथ हो जाती है। या फिर हीमोलाइसिस की कंडीशन में कुछ भी हो तो 120 डेज़ तो एक हम आइडियल मान के चलते हैं कि कुछ भी ना हो, एकदम हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर कितनी होती है उसकी लाइफ, 120 डेज़ की। और नहीं तो फिर क्या है कि वो पहले भी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 120 डेज़ ही वो ज़िंदा रहे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि उसकी उम्र कितनी होती है। अब देखते हैं कि अब सपोज़ दैट 120 डेज़ की हो गई। अब स्टार्टिंग से जब वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर हुई थी बोन मैरो से, उस वहाँ से लगा के जब तक वो ख़त्म हो रही है तब तक वो ऐसी की ऐसी जवान तो नहीं रहेगी। जैसा इंसानों के केस में होता है, बच्चा होता है, फिर अडल्ट, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है। तो जब पैदा हुआ था और जब एंड स्टेज है तब दोनों की कंडीशन सेम तो नहीं होती है। तो आरबीसी के केस में भी ऐसा ही है। आरबीसी में क्या होता है कि जब आरबीसी सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है वो भी एकदम फिट होती है, पर लास्ट में एंड में जाते जाते ऐसा क्या होता है कि उसको ख़त्म होना पड़ता है। ऐसा क्या होता है तो वो देखते हैं कि उसके पीछे हम कहते हैं कि 120 डेज़ बाद वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, उसकी लाइफ एंड हो जाती है। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि 120 डेज़ बाद ही क्यों, उससे पहले नहीं, या फिर ऐसा क्यों नहीं कि वो लाइफ टाइम तक रहे, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, हमारे लाजमी आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि 120 डेज़ ही क्यों। देखिए, अब जो आरबीसी होती है, देखो बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। अब आरबीसी को एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेटिव पाथवेज से। किससे मिलती है, ऑक्सीडेटिव पाथवे से। वो उसके अंदर क्योंकि क्रेब्स साइकिल चलता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता नहीं है, तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ऑक्सीडेटिव पाथवे जैसे एज लाइक ग्लाइकोलाइसिस, उनमें पाथवे चलता है और उससे इसको एनर्जी मिलती है। उसके लिए क्या होता है कि इस ऑक्सीडेटिव पाथवे को रन करने के लिए एक एंजाइम नेसेसरी होता है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो इस ऑक्सीडेटिव पाथवे को रन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर किसी रीज़न से इस एंजाइम के अंदर क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेटिव पाथवे चल नहीं पाएगा। तो क्या होता है आरबीसी के अंदर कि जब आरबीसी क्या एज्ड हो जाती है तो उसके अंदर कई म्यूटेशंस आते हैं। जैसे कई म्यूटेशंस आने की वजह से क्या हो जाता है, कई कोई चेंजेज आते हैं उसके अंदर, म्यूटेशन तो नहीं कहेंगे, कहीं चेंजेज आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो G6PD की क्या हो जाती है उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। और G6PD की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो एनर्जी, जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी वो नहीं होगी, और एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। अब देखिए, डिस्टर्ब हो जाएगी और क्या होगा, देखिए जो आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है बाई कॉनकेव। कैसी होती है, बाई कॉनकेव। क्या होगा कि जब
एनर्जी नहीं बन रही, जब एटीपी नहीं मिल रही है, तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा कहें कि एनर्जी की वजह से तो भी सही। देखिए फिजियोलॉजी है, इसमें थ्योरीज ज़्यादा वर्क करती है मोर देन प्रैक्टिकल, मतलब जो थ्योरी बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें। तो क्या या तो हम ऐसा कहें कि एनर्जी नहीं बन रही है, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर कोई चेंजेज आ रहे हैं और उसकी शेप बाई कॉनकेव से कैसी हो जा रही है, राउंड हो जा रही है। एक तो कह सकते हैं ये। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे विद इन, मतलब क्या कह सकते हैं कि विद द एडवांसिंग ऑफ एज क्या होगा कि आरबीसी के कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे कुछ स्पेक्ट्रिन ऐसा करके कोई प्रोटीन होता है, स्पेक्ट्रिन आरबीसी की मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें वेरियस टाइप के प्रोटीन होते हैं, इलास्टीन वगैरह वगैरह बहुत सारे, ठीक है। तो वो प्रोटीन हम कलेक्टिवली उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे जैसे आरबीसी की एज बढ़ती है। और जैसे जैसे आरबीसी के स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिस्ट्रॉय होंगे तो आरबीसी की शेप कैसी हो जाएगी, बाइकॉनकेव से राउंड हो जाएगी। ये इतना अभी आप याद रखिए कि क्या होता है, जैसे जैसे आरबीसी एज्ड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाती है। जब किसी पर्सन को या फिर किसी सेल की बात करें कि जब उसको एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो कैसी हो जाएगी, थक जाएगी बेचारी। जब हमें भी एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती तो हम भी एक थके हारे से बैठे रहते हैं, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, थक जाएगी, जिसे कहते हैं सेनाइल। आरबीसी कैसे हो जाएगी, सेनाइल हो जाएगी। और सेकंड थिंग क्या होगा कि उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, बाइक कॉनकेव से कहाँ चली जाएगी, राउंड में चली जाएगी। तो ये दो चीज़ें याद रखिए कि विद द एडवांसिंग ऑफ एज आरबीसी के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो किस जगह पे होता है। शरीर तो बहुत बड़ा है, दिमाग में होता नहीं है, कहाँ होता है, मतलब हार्ट में होता है, एक स्पेसिफिक जगह कहाँ होता है, ठीक है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में। किसमें होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में आरई सेल्स। स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट रहती है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स। ये एक रेटिक्यूलो एंडोथेलियल ऑर्गन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है। स्प्लीन के अंदर ही क्यों होता है, इसके पीछे का भी एक रीज़न है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब स्प्लीन के अंदर क्या होता है, स्प्लीन रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, मैक्रोफेजेज प्रेजेंट रहती है। जैसे लीवर के अंदर होती है, लंग्स के अंदर होती है, अपनी स्किन के अंदर होती है। मैक्रोफेजेज क्या होती है एक बार देख लीजिए आप, आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं मैक्रोफेजेज क्या होती है। देखिए क्या होती है मैक्रोफेजेस, 1 सेकेंड। हाँ ये लीजिए मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जैसे हम लीवर में कहें, देखिए मैक्रोफेजेस क्या होती है, एक टाइप की WBCs होती है जिसे हम कहते हैं मोनोसाइट्स। जब हम WBC का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अभी खाली ध्यान रखिए कि जब तक WBCs की जो टाइप है मोनोसाइट, जब तक वो सर्कुलेशन के अंदर रहती है, जब तक वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर है, तब तक उसे कहेंगे मोनोसाइट। और जैसे ही मोनोसाइट्स क्या करे, सर्कुलेशन से निकल कर कहाँ आ जाए, किसी ऑर्गन के अंदर आ जाए, जैसे लीवर के अंदर आ गई, स्किन के अंदर आ गई, लंग्स के अंदर कहीं पे भी आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अगर लीवर के अंदर आ गई, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, डायग्राम में मैं अच्छा नहीं हूँ तो ठीक है, तो कहीं पे भी आ गई मोनोसाइट सर्कुलेशन से निकल कर अगर किसी ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट हो जाए, वहाँ पे जाके रुक जाए, तो उस कंडीशन के अंदर उस मोनोसाइट को, उस स्पेसिफिक टाइप की WBC को हम क्या कहेंगे, उस स्पेसिफिक टाइप की WBC को हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेज। ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक टाइप की WBC होती है और हेल्प करती है डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करती है। और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वगैरह, कोई भी कहाँ पे जाए, अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है तो उसे क्या कर देती है, ये एनगल्फ कर देती है। क्या कर देती है, एनगल्फ कर देती है। और ये किस में हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है। ये इतना चीज़ें आप ध्यान रखिए कि मैक्रोफेजेज क्या होती है, इसका काम क्या होता है, और मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की मैक्रोफेजेज क्या होती है। देखिए जो लीवर होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है कुप्फर सेल्स,
और ऐसी की ऐसी सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है, स्प्लीन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट रहती है, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट रहती है। और उन्हीं मैक्रोफेजेस के द्वारा इस आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। जो मैक्रोफेजेस किस में प्रेजेंट रहती है, स्प्लीन के अंदर, वही क्या करती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करती है। अब देखिए, बड़ी कॉमन चीज़ है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैक्रोफेजेस तो लीवर में भी है, स्किन में भी है, लंग्स में भी है, तो वहीं क्यों नहीं हो रहा है, ओनली स्प्लीन में क्यों हो रहा है। क्वेश्चन उठना चाहिए, उठा भी होगा तो दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए 1 सेकेंड, दूसरी स्लाइड पर जाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए वाई आर बी सीज गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम कम हो जाते हैं, आरबीसी सेनाइल हो जाती है, वो उसकी शेप में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी वीक हो जाती है। अब देखते हैं कि वाई ओनली स्प्लीन कैन डिस्ट्रॉय द एज्ड आरबीसी, मतलब कि स्प्लीन ही क्यों इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, बाकी वालों के साथ में क्या लोचा हुआ। ठीक है, 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट 1 सेकेंड, ओके। वन सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक है। देखिए स्प्लीन के अंदर क्या सीन होता है कि जो स्प्लीन का जो पार्ट होता है उसके अंदर जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो बहुत क्या होता है, नैरो होता है। एकदम से गुथा हुआ नेटवर्क रहता है कैपिलरीज का, और बहुत नैरो कैपिलरीज होती है। कैसी होती है, स्मॉल या नैरो कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी क्या होगी, बेचारी थक चुकी है, वो एज्ड है, उसकी शेप डिस्टर्ब हो गई है, उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, और ऊपर से क्या है कि कैपिलरीज भी क्या है, नैरो है। तो क्या है कि आरबीसी अपना पूरा कोशिश करती है उस कैपिलरीज से निकलने का। क्या, आरबीसी अपना पूरा प्रयास करती है, पूरा ट्राई करती है कि मैं इस कैपिलरीज से निकल जाऊं, बट क्या होता है, कैपिलरीज बहुत बदमाश होती है, तो वो क्या करती है, उनको जो एज्ड आरबीसी होती है उनको पता चल जाता है कि एज्ड का क्या होगा, वो स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब होगी, और वो वहाँ पे क्या हो जाती है, फंस जाती है उस नेटवर्क में, उस कैपिलरीज के नेटवर्क में। जो आरबीसीज होती है वो क्या हो जाती है, फंस जाती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, अनेबल टू क्रॉस द कैपिलरीज। और जैसे ही वहाँ पे वो फंस जाती है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, फेगोसाइटिक सेल्स, या क्या कहते हैं उसे, मैक्रोफेजेज। क्या प्रेजेंट रहती है, मैक्रोफेजेज प्रेजेंट रहती है। और जैसे ही मैक्रोफेजेज के कांटेक्ट में वो मरी हुई, मतलब थकी हुई आरबीसी आई बेचारी, तो उस मैक्रोफेज ने क्या किया, उसको फेगोसाइटोसिस का कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, एनगल्फ कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड, होप सो आपको समझ में आया होगा। क्या कर दिया, उसका फेगोसाइटोसिस कर दिया, उसको एनगल्फ कर दिया। अब देखिए क्या होता है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम, हाउ एग्जैक्टली इट अकर। देखिए शेप क्या हो जाती है उसकी, डिस्टर्ब हो जाती है। ये है मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये आरबीसीज है। नॉर्मली तो आरबीसी कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है, तो वो इजीली क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, बट जब क्या हो जाए कि आरबीसी की जब शेप डिस्टर्ब हो जाए, शेप कैसी हो जाए, राउंड हो जाए या इरेगुलर शेप हो जाए, तो वो क्या करेगी, जब आरबीसी ट्राई करेगी उन कैपिलरीज को क्रॉस करने के लिए, तो क्या होगा, आरबीसी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और आरबीसी जैसे क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आरबीसी क्रॉस नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मैक्रोफेजेज। तो जैसे ही मैक्रोफेजेज यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, इसको एनगल्फ कर लेगी, मतलब उसको अंदर क्या करेगी, अपने अंदर खा लेगी, उसको ईट कर लेगी, किसको, आरबीसी को। तो आरबीसी किसके अंदर चलेगी, ये कोई मान लो सपोज दैट ये कोई मैक्रोफेजेज है, और आरबीसी इसके अंदर क्या हो गई, एनगल्फ, मतलब इसके अंदर आ गई। अब इसका आगे फ्यूचर क्या होगा वो हम देखते हैं। क्या हुआ, आरबीसी स्टक हो गई वहाँ पे कैपिलरीज के नेटवर्क में, वहाँ से निकल नहीं पाई। वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, मैक्रोफेजेज प्रेजेंट थी, फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट थी। उन्होंने क्या किया, आरबीसी को एनगल्फ कर लिया। अब क्या होगा देखते हैं। Whenever RBC stuck in spleen, the macrophages present in spleen attack RBC। ठीक है, जैसे ही आरबीसी को क्या कर लेगा, वो अटैक कर लेगा। ठीक है,
अब आरबीसी को जैसे ही अटैक कर लिया, ये आरबीसी इसके अंदर चली गई, इसका फेगोसाइटोसिस हो गया। फेगोसाइटोसिस होने के बाद क्या होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए आरबीसी, देखिए जिन चीज़ों से किसी चीज़ का ओरिजिन होता है, जिन चीज़ से मिलके कोई बना होता है, जब वो उसका एंड होता है तो वही चीज़ें उससे निकलती है। जैसे हम इंसान की बात करते हैं तो कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलके बना होता है, और जब उसकी डेथ होती है तो वही 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो ऐसे हम मानते हैं। तो आरबीसी के केस में क्या होता है कि आरबीसी 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक तो हीमोग्लोबिन होता है जो उसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और बाकी उसको सराउंड करके कौन रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब आरबीसी की डेथ होगी तो ऑब्वियस है कि जिन चीज़ों से मिलके ये बनी है उन्हीं चीज़ों के अंदर ये टूटेगी। तो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, सेल मेम्ब्रेन और हीमोग्लोबिन। एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक हीमोग्लोबिन, तो ये इन्हीं के अंदर टूटेगी। ए मैच्योर आरबीसी हैव सेल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट, बोथ आर कन्वर्टेड इनटू रीयूजेबल एंड प्रोडक्ट दैट कैन ईजिली एक्सक्रिएटेड। मतलब जब भी इसका फेगोसाइटोसिस होगा, इसको क्या करेगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी मैक्रोफेज। तब या तो क्या करेगी मैक्रोफेज, उसको रीयूजेबल, मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंस बनेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, वापस रीयूज़ कर सकती है बॉडी अपने काम के लिए। और या फिर कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होंगे, उनको क्या करेगी, चेंज करेगी कि वह शरीर से या बॉडी से इजीली क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो क्या या तो उसको रीयूज़ कर लें हम, या कर दें उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट, बाहर निकाल दें। तो ये दो कंडीशन हमारे पास रहती है। अब हम देखते हैं कि हाउ कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास थी सेल मेम्ब्रेन और दूसरा था हीमोग्लोबिन। तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, उसकी डेस्टिनी क्या है, ठीक है। लिपिड बाई लेयर से मिलके बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। सबको पता होगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर से मिलके बनी हुई होती है। मतलब फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दोनों तरफ, इनर साइड में और आउटर साइड में। मतलब कि देख लीजिए ये कोई आउटर साइड है, ये इनर साइड। यहाँ ये किससे मिलके बनी होती है, लिपिड से। इसके बीच में प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो एक समझने के तरीके से कि क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ओके, क्या होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड भी होती है और प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ है कि फेगोसाइटिक जो सेल होगी वो ट्राई करेगी कि जितने से जितना हो सके उन सब्सटेंस को, आरबीसी के सब्सटेंस को वापस क्या किया जा सके, रीयूज करा जा सके। तो जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स उसके ऊपर होते हैं, वो वापस यूज कर लिए जाते हैं एज ए एनर्जी और वापस रीयूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। लिपिड का क्या होगा कि लिपिड के अंदर फैटी एसिड मतलब बनेंगे वहाँ से डिस्ट्रॉय होके। तो फैटी एसिड कहाँ चले जाएंगे, गोइंग टू ब्लड स्ट्रीम, एंड वापस वहाँ जो फैट के लिए रिजर्व होता है, जो एडिपोसाइट टिश्यूज़ होते हैं उनमें जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिपिड का। प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट जाएगा, और अमाइनो एसिड्स या तो लोकल यूज़ के लिए काम आ जाएगा या फिर स्टोरेज में चला जाएगा, वॉटेवर। मतलब वो बॉडी के अंदर क्या कर लिया जाता है, रीयूज्ड। ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तीनों बॉडी रीयूज़ कर लेती है जब सेल मेम्ब्रेन टूटती है। अब देखते हैं हम आगे कि हीम के साथ में क्या होता है। हीम 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, आयरन और दूसरा, एक तो आयरन और दूसरा होता है पोरफायरिन। एक आयरन और दूसरा पोरफायरिन। अब जो आयरन होता है वो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया वगैरह, तो आयरन बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो हम इसको तो बॉडी से बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। अगर निकाल दिया बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करती है बॉडी, इसको स्टोर कर लेती है इन आयरन, स्टोर यूज अगेन एंड फॉर हीमोग्लोबिन। मतलब क्या होता है कि बॉडी इसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और अगेन जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करना होता है या फिर हमें मायोग्लोबिन का कि वॉटेवर किसी का भी प्रोडक्शन करना होता है, तो उसके अंदर Fe काम में आता है, फेरस काम में आता है, ठीक है। ये तो हो गया आयरन। आयरन भी वापस अपने स्टोरेज में चला जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह, ठीक है। अब
पोरफायरिन का क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब नॉर्मल था, ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि पोरफायरिन क्या होता है, पोरफायरिन किससे मिलके बना होता है, पायरोल रिंग से। किससे, पायरोल रिंग से। पायरोल रिंग, जब इसका क्या होता है कि जब फेगोसाइटोसिस आरबीसी का होता है तो पोरफायरिन या प्रोटोपोरफायरिन किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन के अंदर। और इसको किसके अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इसको किसके अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, थ्रू द फीकस एंड यूरिन एक्सक्रीट आउट कर दिया बाय विद द हेल्प ऑफ लीवर। अब कैसे होता है ये तो देखिए, इसकी एक बड़ी मैकेनिज़्म होती है, वेरी लॉन्ग मैकेनिज़्म होती है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन को चेंज करने के लिए। तो इसको तो मैं मेरे अलग से एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं, उसमें लीवर का क्या रोल रहता है, इंटेस्टाइन बाइल का क्या रोल रहता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक थोड़ी चीज़ बता देता हूँ जस्ट, कि बिलीवर्डिन होता है, उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज काम करता है, फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है बिलीरुबिन में। ये बिलीरुबिन होता है अनकॉन्जुकेटेड। कैसा होता है, अनकॉन्जुकेटेड। ये अभी तक कहाँ है, स्प्लीन में है। तो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन कहाँ है, स्प्लीन में है। ये स्प्लीन से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। इसके साथ में क्या जुड़ जाता है, एल्ब्यूमिन जुड़ता है। एल्ब्यूमिन जुड़ने के बाद ये कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। कहाँ जाता है, ये लीवर में जाता है। और जैसे ही ये लीवर में जाता है तो लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड से, फिर ये जाता है बाइल के साथ में इंटेस्टाइन में, वहाँ से फीकस के साथ में स्टार्कोबाइलोजन की फॉर्म में फीकस के साथ में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और जो थोड़ा बहुत यूरोबाइलिनोजन जो बनता है इंटरमीडिएट, वो वापस रीअब्जॉर्ब करके यूरिन के साथ में। तो जो बिलीरुबिन होता है, एक तो स्टार्कोबाइलिनोजन, रिमेंबर दैट थिंग, बाइलिनोजन, एक तो स्टार्कोबाइलिनोजन और एक यूरोबाइलिनोजन। इन दो फॉर्म में बिलीरुबिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। स्टार्कोबाइलिनोजन तो फीकस के साथ में और यूरोबाइलिनोजन यूरिन के साथ में। तो रिमेंबर दैट थिंग कि स्टार्कोबाइलिनोजन फीकस में और यूरोबाइलिनोजन यूरिन में। तो ये एक था कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी। होप सो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई कमी पेशी लगे, आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।